कहानी शुरू होती है बरसात की एक रात से। खिड़कियों पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के बरसा रही थी। रह रह के खिड़कियों में लगे कांच के पल्ले बाहर कड़कती बिजलियों की वजह से ट्यूबलाइट की तरह जलते बुझते से दिख रहे थे। और तभी तेज़ हवा के कारण भड़ाक की आवाज़ के साथ एक खिड़की खुल ही गई। उसके पल्ले ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे दीवार से टकराने लगे। बाहर होती बारिश का कानफोड़ू स्वर और किसी दैत्य की गर्जना जैसी बिजली की गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था आज तो बस कयामत आई ही आई। वो एक काली परछाई सी मंडराती बड़े ही आराम से एक एक कदम रखती हुई उस खिली खिड़की तक गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे बाहर घुमड़ते उस भयंकर तूफान ने उसे ज़रा भी विचलित किया था। खिड़की बंद करके वो पलटी। बंद हो चुकी मोमबत्तियों को दोबारा रोशन किया और फिर, अब मैं चलती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा। ताहिरा अपने काले कपड़ों को समेटती हुई बोली, जिनमें वो सिर से लेकर पांव तक लिपटी हुई थी। उसका चेहरा लाश जैसा सपाट था और नज़रें सामने एक एंटीक कुर्सी पर थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। रुक जाओ ताहिरा, ज़रा ठहरो, अभी नहीं। बेसब्री से उस एंटीक लकड़ी की कुर्सी से उठता हुआ मनोहर बोला। ताहिरा उसे सूनी आंखों से देखने लगी। वो एक विशाल सी हवेली थी जो उस वक्त बहुत सी मोमबत्तियों से रोशन थी। उन मोमबत्तियों को नाकाफ़ी रोशनी में भी उस हवेली की भव्यता छिपाए नहीं छिप रही थी। छत से लटकता विशाल दैत्याकार फानूस, सुर्ख लाल मखमली कालीन, भारी एंटीक तस्वीरों के फ्रेम, हाथी दांत के फूलदान, कीमती भारी एंटीक फर्नीचर और फर्श से लेकर छत तक धीमे धीमे लहराते हुए रेशमी पर्दे, ये सब मिलकर एक बहुत ही अलग रूमानी एहसास करा रहे थे। मनोहर ताहिरा के ठीक सामने आकर रुक गया। मैं अब थक चुका हूँ। आखिर राज क्या है इस हवेली का? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? वो परेशानी से बोला। सुना है रातों को जागने की अलामत है आपकी। ताहिरा उस पर एक तिरछी निगाह डालती हुई बोली। है तो सही ऐसा कुछ कुछ। क्यों? मनोहर ने कहा। एक बार इस हवेली की चार दीवारी में दफन राज बेपर्दा होने लगे ना तो दिन का करार भी भूल जाइएगा मनोहर बाबू। फिर कहती हूँ, खुदा के वास्ते चले जाइए यहाँ से। ताहिरा बोली। तुम्हें इस तरह छोड़कर तो ना जा सकूंगा ताहिरा, अगर तुम नहीं जाना चाहती, बोलते हुए मनोहर पलटा। तो जाओ, बंद कर दो इन हवेली के दरवाज़ों को अंदर से, हमेशा हमेशा के लिए। गुम होकर रह जाऊं मैं भी यहीं कहीं। बस, अब बस, आप जो सोचते हैं वो मुमकिन नहीं। कह देती हूँ एक बार फिर से कि तो कहो ना ताहिरा, तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में ही तो दम घुट रहा है मेरा। अल्फाज को खंजर समझने वाले क्या जाने कि कभी कभी किसी की खामोशियाँ भी धीमे जहर से कम नहीं होती। वो ताहिरा को घूरते हुए बोला। आप बहक रहे हैं मनोहर बाबू, इसके अंजाम की खबर भी है आपको? ताहिरा सदमे से बोली। देखो इन टिमटमाती समाओं को ताहिरा, इन पतंगों को देखो। पता है कि खाक हो जाएंगे इस आग में कभी, पर इस लौ से मोहब्बत भी नहीं छूटती इनकी। तो बताओ कि क्या फ़र्क है इनमें और मुझ में। जला दो मुझे भी इन्हीं की तरह, मैं उफ ना करूँगा। अल्लाह! ताहिरा ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और उसके चेहरे पर बेहद दर्दीले भाव उभर आए। जो शमा खुद ही जल रही हो उससे कैसा रस्क, कैसी शिकायत मनोहर बाबू। वो आंखें बंद किए गहरे दुख से बोली। ताहिरा, देखो मेरी आंखों में, आखिर क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं जा सकती तुम यहाँ से? आखिर क्या चाहती हो तुम? ताहिरा ने अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें खोली और सीधा मनोहर की मोहब्बत से छलकती आंखों में देखा। एक पल को उसके होंठ कांपे, फिर उसने कहा, पैकअप, कट। ताहिरा वहीं एक कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगी। मनोहर बाबू ने भी अपना कोट उतार कर एक स्पॉट बॉय को दिया और जूस चुसकते हुए अगला शॉट डिस्कस करने लगे। खिड़की से दिखती नकली बारिश भी थम गई और बिजली चमकने की रोशनी भी बंद हो गई।
फिल्म सिटी के एक प्रतिष्ठित और नामी गिरामी स्टूडियो में वो सेट लगा हुआ था, जिसकी धुआंधार शूटिंग जारी थी। फिल्म का मुख्य अभिनेता जो मनोहर बाबू के किरदार में था, जिसका असली नाम जतिन कुमार था, उसकी गिनती उस समय के जाने माने और ख़ास तौर पर युवा लड़कियों के चहेते अभिनेताओं में होती थी। जबकि फिल्म की अभिनेत्री दीपशिखा, जो कि ताहिरा के किरदार में थी, बेहद खूबसूरत पर नया चेहरा थी। ये असल में उसकी पहली ही फिल्म थी। आपकी बातों में आकर इस फिल्म को कर रहे हैं हम, ऊपर से सामने एक नया चेहरा। जतिन कुमार ने एक हे दृष्टि दूर बैठी दीपशिखा पर डालते हुए कहा। इस बार फिल्म फेयर हमारे हाथ से गया ना तो सोच लीजिएगा, वो घमंड से बोला। हाजी आप कहे तो आपका नाम ही गुदवा दे फिल्म फेयर की ट्रॉफी पर, मजाल है कि कोई दूसरा ले जाए, सहायक निर्देशक नियाज ने कहा। जतिन कुमार फिर दंभ से मुस्कुराया। बस आपकी आवाज़ एक बार लौट आए तो फिल्म ज़रा गति पकड़े। वैसे भी जब से ये मुआ रंगीन सिनेमा चलन में आया है, बड़ी तकलीफ सी हो गई है एडिटिंग की। क्या गज़ब कह रहे हैं नियाज मियाँ, हमारी आवाज़? अभी वो शायरी डायलॉग्स के हमारे फरिश्ते बोल रहे थे सीन पर। जतिन कुमार ने सकपकाते हुए कहा। अरे मियाँ, हम रफ़ी साहब की बात कर रहे थे। आजकल अमेरिका गए हुए हैं लाइव कॉन्सर्ट के लिए, गानों की रिकॉर्डिंग भी तो अभी बची हुई है। नियाज ने मजाकिया लहजे में कहा। सही कहा, हमारी पर्सनालिटी को तो भाई अपने रफ़ी साहब ही सूट करते हैं। एक छोटे आईने में खुद को निहारते हुए जतिन कुमार ने कहा। वहीं बगल में खड़ी एक मेकअप आर्टिस्ट उसके बाल ठीक कर रही थी अगले सीन के लिए। उनमें से किसी का ध्यान दीपशिखा की तरफ नहीं था, जो कि चुपचाप एक खिड़की से बाहर देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो वहाँ तो थी, पर उसका दिमाग कहीं और था। वो जो भी कर रही थी मशीनी ढंग से बस किए जा रही थी। और तभी कहीं बाहर से बड़ा ही धीमा सा संगीत का स्वर उभरा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। दीपशिखा खिड़की के और नज़दीक आई और उसे कुछ दिख गया, कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसने एक बार फिर पलटकर बेचैनी से देखा तो सेट पर सभी बढ़ चढ़कर जतिन कुमार की चमचागिरी में लगे हुए थे। वो दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ी। दीपशिखा, पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई और वो चिहुक के पलटी। वो फिल्म का प्रोड्यूसर का सेक्रेटरी था, जयंत, जो गाहे बगाहे सेट पर आ जाया करता था। तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या कर रही हो? जयंत ने पूछा। कुछ नहीं, वो बस मैं। वो नज़रें चुराने लगी। तुम ठीक हो? तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? अरे यहाँ कोई सचमुच का भूत नहीं है, बस फिल्म की कहानी में है, जयंत मजाक में बोला। दीपशिखा ने चिहुक के सर उठा के उसे देखा। जयंत बाबू, वो संकोच से बोली। हाँ बोलो। जी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो क्या? उसने बेचैनी से सेट की तरफ देखा। देखो दीपशिखा, तुम्हें जतिन कुमार के ऑपोजिट कास्ट किया गया है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। इंडस्ट्री की कई स्थापित अदाकाराएं भी जान दे देती है इस मौके के लिए। इसका कुछ तो लिहाज करो। चलो शूटिंग पूरी करो आज की, जयंत ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। और दीपशिखा भारी कदमों से सेट की तरफ बढ़ चली। खैर, उस दिन का तो शूट पूरा हुआ और अच्छे से हुआ, मगर हंगामा तो अगले दिन मचा। सब थम सा गया था, क्योंकि फिल्म की नई नवोदित अभिनेत्री दीपशिखा न जाने कहाँ अचानक ही रहस्यमय रूप से गायब हो गई। सनसनी फैल गई, साथ ही अजीब अजीब अफवाहें भी। किसी को कुछ पता न चल पाया उस रात आखिर हुआ क्या था। और ये सारी घटनाएं थी सन 1960 की। 60 साल बाद वर्तमान में वो चारों पुलिस स्टेशन में बैठे थे। एक अपना बायां पैर ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था, तो दूसरा बेवजह मोबाइल चेक कर रहा था। तीसरा गोद में हाथ बांधे बैठा था और चौथी, जो कि एक लड़की थी, वो सामने इंस्पेक्टर साहब को घूरे जा रही थी। ख़ासतौर पर सीने पर लगा वर्दी का वो बटन जो चौड़ी छातियों के सदके टूटने पर आ गया था। सर, वो हम आपसे कुछ। जो लड़का गोद में हाथ बांधे बैठा था वो संकोच से
हकलाते हुए बोला। इंस्पेक्टर ने जैसे सुना ही नहीं। सिन्हा, उसने कड़क आवाज़ लगाई। यस सर। सिन्हा, जो कि एक सब इंस्पेक्टर था, तत्परता से हाजिर हुआ। सील लगाओ और इसे हेडक्वार्टर भेजो। इंस्पेक्टर एक भारी फाइल सिन्हा को सौंपता हुआ बोला। सामने बैठे उन चारों को यकीन था कि इंस्पेक्टर उन्हें बेवजह तपा रहा था। वो जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। सर, वो हम उसी लड़के ने दोबारा बोलने की कोशिश की। आपकी बार इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ एक नज़र डाली तो वो खुद में सिकुड़ गया। बोलो। इंस्पेक्टर ने खुद को अपनी कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया और बारी बारी से उन सभी को घूरने लगा। उस लड़के ने, जिसका नाम आरुष था, घबरा कर अपनी बगल में देखा तो उसके दोस्त ने हिम्मत बढ़ाते हुए सर हिलाया। सर, वो हम अपने चैनल रिपोर्टर हो? इंस्पेक्टर ने कान खुजाते हुए बोरियत से पूछा। नहीं सर, वही तो आपटे। इंस्पेक्टर ने फिर कड़क आवाज़ लगाई और आपटे नाम का हवलदार प्रकट हुआ। क्या बोला था तू? ये लोग चैनल से आए हैं? सर, ये सब बोले ऐसा मेरे को, तो मैं बोला। आपटे हड़बड़ाया। अरे सर सुनिए तो, आप, हमारा यूट्यूब चैनल है। और वो फिर सिटपिटा के चुप हो गया जब आगे इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। इंस्पेक्टर ने हवलदार को दफ़ा कर दिया। सर, हमारा चैनल है जो, उसका नाम हॉन्टेड है, जिसमें तुम सब मिलकर बोगस कहानियाँ दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। तुम वही हो जो ऑन स्क्रीन दिखते हो। तुम्हारा नाम आरुष है, ये अविरल है, सरदार जी का नाम बंटी है, और ये लड़की जो इतनी देर से मुझे घूरे जा रही है, ये स्नेहा है। वो इंस्पेक्टर एक सांस में बोल गया और चारों आंखें फाड़े उसे देखने लगे। स्नेहा का चेहरा लाल पड़ गया और वो तुरंत फर्श को घूरने लगी। तुम सब सेंट जेवियर्स कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो और पिछले 1 महीने से चुपचाप मुझे वॉच कर रहे हो, पीछा करते हो, और जब दाल नहीं गली तो आज रूबरू ही आ गए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब की बार वो इंस्पेक्टर बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोला। उन चारों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो इंस्पेक्टर तो सब जानता था उनके बारे में, यहाँ तक कि ये भी कि वो इतने दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। सर, वो हम आपसे जानना चाहते थे कि क्या वो सचमुच होता है? आरुष हड़बड़ाते हुए बोला। उसे लगा अब सच बोलना ही सही रहेगा। इंस्पेक्टर उठा और उनके ठीक सामने टिक कर अपनी टेबल पर बैठ गया। वो उनकी तरफ झुका। क्या सचमुच होता है? इंस्पेक्टर ने कठोर भाव से पूछा। डेविल काल, आरुष ने जल्दी से पूछा, और फिर ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि उस इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। मेरी बात सुनो तुम चारों, वो दांत खींचता हुआ बोला। अगर कहीं भी तुम्हारे किसी भी वीडियो में डेविल काल का डी भी सुनाई दे गया ना मुझे, तो तुम सबको ABCD फिर मैं सिखाऊंगा। इंस्पेक्टर विनय, अंडरस्टैंड? वो गर्जा और किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे। और इस बारे में मुझे कहीं और मुंह मारते दिखे ना तुम लोग, तो बस पहले मेरा रिकॉर्ड पता कर लेना मुन्ना। अब चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। चारों तोप से छूटे गोले की तरह भागे। मर जाना भूतनी दा न होवे तो, बट डेविल काल, हुन छड़ पिछ डेविल काल का। मुझे भी यही लगता है आरुष, अब जाने दे, अविरल बोला। हाँ आरुष, वो इंस्पेक्टर बहुत डेंजरस है, जितना हैंडसम है ना उतना ही डेंजरस भी, नेहा शर्माती हुई बोली। और सुनो, तू उसको ताड़ने की थी उधर, बाता बनाने नहीं। अरे बीवी है उसकी, बच्ची भी। अरे गोली वज्जे हैंडसम बंटी, थोड़ा शांत रहे यार, सोचने दे। आरुष खींचा। अब सोचना क्या है, डेविल काल नहीं दिखा सकते बस, जबकि हमने खुद अपने लास्ट वीडियो में क्लियर हिंट दिया था कि अगला वीडियो डेविल काल के बारे में है। आरुष निराशा से बोला। चल फिर से भानगढ़ चलते हैं। पागल है क्या, लोग फुर्सतिया समझेंगे हमको। भानगढ़ पर ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आरुष बोला। अरे यार, तो फिर क्या दिखाए? काश पापा थोड़ा सपोर्ट कर दे और हम लंदन जा पाए। वहाँ एक पैलेस को सर्च किया है मैंने, पक्का हॉन्टेड है। डिस्कवरी चैनल पर भी उसकी एक कवरेज आ चुकी है, आरुष बोला। अरे यार, तो बात करना फिर अंकल जी से, लंदन चलेंगे, मौजा ही मौजा, बंटी बोला। ओके, आज देखता हूँ बात करके। एंड बंटी, वो लास्ट वीडियो डिलीट कर दे जिसमें हमने बम फोड़ा था कि अगला वीडियो डेविल काल के बारे में होगा।
चैनल अच्छा चल रहा था उनका। वो सच्ची भूतहा घटनाएं जगह वगैरह दिखाते थे। ख़ासतौर पर आरुष को लीपापोती वाले वीडियोस पसंद नहीं थे, वो फैक्ट्स ही दिखाया करता था। पिछले कई दिनों से शहर में सुगबुगाहटें फैली हुई थी कि कुछ लोग छिपकर जंगलों में शैतान की पूजा यानी कि डेविल कॉल कर रहे हैं, और शहरवासियों का चहेता हीरो इंस्पेक्टर विनय इस बारे में काफ़ी कुछ जानता है। खैर, अंततः इंस्पेक्टर विनय ने ही पुर्जे कस दिए थे उनके कि वो उस बारे में छानबीन ना ही करें। काफ़ी सब्सक्राइबर भी थे उनके चैनल के, पर आरुष उसका मोहताज नहीं था। वो एक काफ़ी संपन्न परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म के पार्टनर थे, तो माँ भी एक नामी इंटीरियर डिज़ाइनर। उनका एक आलीशान 2 मंजिला बंगला था जिसे आरुष की माँ ने खुद डिज़ाइन किया था। एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? आरुष के पापा ने खाने की मेज पर पूछा। क्या पापा, आप एग्ज़ाम को क्यों बीच में ला रहे हो? आरुष सलाद चबाता हुआ बोला। आरुष, एग्ज़ाम बीच में है और इस बार चिराग से कम स्कोर किया ना तो अरे उसकी मॉम को झेलना कितना मुश्किल हो जाता है किटी में, मम्मी चढ़ते हुए बोली। ओके, पर पापा, अगर मैंने टॉप किया तो व्हाट नेक्स्ट? आरुष कानों तक बत्तीसी दिखाता हुआ बोला। जो तुम बोलो। यस, वो मन ही मन लंदन ट्रिप के बारे में सोचता हुआ बोला। वैसे तो वो छुट्टी वाला दिन था, पर मम्मी पापा की अपनी व्यस्तताएं थी। दोनों ही लंच के बाद घर से निकल गए। आरुष टीवी के सामने पड़ा बोरियत से चैनल बदलता रहा। उसका काम ही ऐसा था कि मोबाइल और इंटरनेट से वो जल्दी ही ऊब जाता था। वो यूं ही छत को घूर रहा था। वुडन और पीओपी से बनी बहुत ही खूबसूरत सी फॉल सीलिंग थी। पूरा घर हल्के सोबर टील ब्लू और सफ़ेद रंग से सुसज्जित था। फर्नीचर, पर्दे, हर चीज़ पर आरुष की माँ की यूरोपियन पसंद की छाप दिखाई देती थी। सब कुछ बड़ा सादा सा था। तभी आरुष को याद आई उस घर की इकलौती रंगीन चीज़, उसके दादाजी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।